Okay, everyone. Starting with chapter number 6, that is employment. अब बेटा इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी नीड टू स्टडी कि व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज सच अ बिग प्रॉब्लम इन द कंट्री। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझाई गई है तुम्हें कि वर्कर क्या होता है, वर्कफोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होती है, उनके पार्टिसिपेशन रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। रेस्ट दिस चैप्टर इज एंटायरली अबाउट डेटा। वो डेटा जो तुम्हें सीबीएसई एग्जाम में दिया जाएगा और तुमको उस डेटा को अलग अलग टेबल्स को मेनली एनालाइज करना होगा। तो वो डेटा तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तुमको जो मेनली याद करना है वो है कि वो डेटा ऐसा क्यों है। मतलब रूरल और अर्बन एरिया दोनों का कंपैरिजन है, मेल फीमेल जेंडर वाइज कंपैरिजन है। एंड व्हाई इज इट सो कि कहीं पे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन से सेक्टर में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, कौन से एरिया में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सारी चीजों को मेनली तुमको कंपेयर करके एनालाइज करके देना है। तो टेबल तुमको सीबीएसई एग्जाम देगा, तुमको मेनली उसका एनालिसिस करना है। एम आई क्लियर? ये क्वेश्चन मेनली आता है इन 3 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। अ, इस चैप्टर में से 3 नंबर का टेबल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। राइट। नाउ मूविंग फर्दर, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ वर्कर। वर्कर कौन होता है? हु इज अ वर्कर? वर्कर मतलब समवन हु इज एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। कृपया ध्यान दें, द वर्ड प्रोडक्शन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो कंजम्पशन भी आ जाता है। ओके, तो यू शुड बी एंगेज इन व्हाट? कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में अगर तुम लगे हुए हो तो ही तुम्हें वर्कर माना जाएगा। कंजम्पशन तो कंज्यूमर भी कर रहा है, देन इन दैट केस यू आर नॉट अ वर्कर। ओके। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्कर। पहला है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ऐसे लोग जो अपना खुद का काम कर रहे हैं। अगर वो अपना खुद का काम कर रहे हैं तो वो खुद को 4 फैक्टर्स दे रहे हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर कोई पर्सन अपना खुद का काम करता है तो वो अपने सारे फैक्टर्स दे रहा है। वो अपना जगह दे रहा होगा, अपना पैसा लगा रहा होगा, अपना टाइम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इट इंक्लूड्स हिज और हर सैलरी ऑल्सो। तो ये चारों फैक्टर्स लगा के जो भी पर्सन कुछ भी कमाता है, ऐसे पर्सन को बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है। लेकिन अगर तुम कहीं सिर्फ जॉब करते हो और वहां से तुम्हें सैलरी आ जाती है, तो यू आर नॉट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, यू आर वेज एम्प्लॉयड। वेज एम्प्लॉयड मतलब तुमको इसके बदले में क्या मिलती है? सैलरी। हायर्ड वर्कर की कैटेगरी में आओगे तुम। अब हायर्ड वर्कर भी दो तरह के हो सकते हैं। बेटा हायर्ड वर्कर मेनली अपनी कौन सी फैक्टर सर्विस देता है? लेबर। मैं अपना लेबर दे रही हूँ इस इंस्टीट्यूट को, तो दैट विल पे बैक टू मी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। ठीक है। मैं बाकी चीज कोई भी फैक्टर नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ अपना लेबर लगा रही हूँ। दैट्स इट। एम आई क्लियर? लेकिन सर अपने चारों फैक्टर्स लगा के बैठे हुए हैं। एम आई क्लियर? ठीक है। नाउ हायर्ड वर्कर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वन इज कैजुअल, अनदर वन इज व्हाट? रेगुलर। कैजुअल वर्कर किसे बोलोगे? कैजुअल वर्कर वो होता है जिसको डेली वेजेस मिलती है। बेटा इनको फिक्स पेमेंट होता ही नहीं है। ना तो ये परमानेंट बेसिस पे, पेरोल बेसिस पे एम्प्लॉयड है, ना इनको मंथली पेमेंट हो रहे हैं, और ना ही इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल रहे हैं। ऐसे वर्कर को बोला जाता है कैजुअल वर्कर। जिस दिन इनके पास काम हुआ उस दिन इनको सैलरी मिल जाएगी, जिस दिन नहीं हुआ उस दिन इनको सैलरी नहीं मिलेगा। दे गेट देयर पेमेंट ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन रेगुलर वर्कर्स कौन होते हैं? जनरली जिनको मंथली पेमेंट्स मिल रहे, दे हैव गॉट देयर फिक्स सैलरीज, दे हैव गॉट अ कवरेज इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। तो इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, वेयर एज कैजुअल को नहीं मिलता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द काइंड ऑफ वर्कर्स। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स, वर्क फोर्स एंड अनएम्प्लॉयड। ऐसे लोग जो काम करने की क्षमता रखते हैं और एक्चुअल में काम कर रहे हैं, वो सब लोग क्या है? पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कंपैरेटिवली बड़ा टर्मिनोलॉजी है। ओके। लेकिन उस से फॉर एग्जांपल पूरी इकोनॉमी में 2000 लोग हैं। पूरी इकोनॉमी में कितने लोग हैं? 2000। बेटा ये लेबर फोर्स है क्या? नहीं, ये तो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में से 1 साल का बच्चा थोड़ी ना जो एबिलिटी रख रहा है कि वो काम कर सकता है।
अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ कि केवल 1500 लोग ऐसे हैं जो एबिलिटी रखते हैं कि वो काम कर सकते हैं या वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो वो कौन है? वो तुम्हारा लेबर फोर्स है। उन 1500 लोगों में से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 1000 लोग जो हैं वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, तो बेटा ये जो 1000 है वो क्या है? वर्क फोर्स। और जो बच गए हैं 500 वो क्या है? बेटा दीज आर अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कैसे निकाले जाते हैं? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। ठीक है। नाउ देयर आर थ्री रेट्स दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सबसे पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकलता है? लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का भी सिमिलर फॉर्मूला है, वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। और उसके बाद आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे। टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय व्हाट? लेबर फोर्स। ओके, इनटू 100। यानी कि अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 500 इज माय पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, डिवाइड किससे करूं मैं? लेबर फोर्स कितना है? नहीं, 1000 नहीं है, 1500। बेटा लेबर फोर्स है 1500, वर्क फोर्स है 1000, so that gives me 33.33%. Am I clear with this? आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाट? लेबर फोर्स एंड लेबर सप्लाई। बेटा लेबर सप्लाई वो होता है जो चेंज होता है, द नंबर ऑफ आवर्स दैट आई एम रेडी टू सप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर वेज। मैं डेली 8 घंटे काम करने की ताकत रखती हूँ, लेकिन मुझे जितना पेमेंट मिल रहा है उसके हिसाब से मैं 4 घंटे का ही काम करना चाहती हूँ, तो ये मेरा लेबर सप्लाई है। Labor force is in terms of number of workers. I am a part of labor force and my number would be 1. I am 1. ठीक है। So that is why labor force number terms में देखा जाता है, लेकिन labor supply जो होता है वो hours के terms में देखा जाता है। आप कितना घंटा काम करना चाहते हो against a particular wage rate। तो labor supply change तब भी हो सकता है even when the labor force is same। मतलब मैं मेरा लेबर सप्लाई चेंज कर सकती हूँ ना, किसी दिन 4 घंटे कर लिया, किसी दिन 6 घंटे कर लिया, किसी दिन 8 घंटे कर लिया, but my number is still 1. I am 1. And that is why labor force does not change with the change in laborers. Sorry, it changes with the change in laborers. लेकिन labor supply even changes when there is no change in the laborers. Am I clear? ठीक है? That is what they have given you as difference. देखा तुमने? ठीक है? Labor force क्या होता है? It is when the supply of labor that we are ready to give या corresponding to a particular wage rate. लेकिन labor force क्या होता है? It refers to the number of persons who are actually working or willing to work. Labor force क्या है? It will not change. It will change only with the change in laborers. लेकिन labor supply changes even when there is no change in number of laborers. Am I clear? Coming on to next. अब आ जाते हैं अपन साइज ऑफ वर्कफोर्स। अब बेटा इस पूरे चैप्टर में डेटा ही डेटा भरे हुए हैं और उसका एनालिसिस है। ये वाला डेटा जरूर तुम्हें याद करना है। ये जो साइज ऑफ वर्कफोर्स का दिया हुआ है ना, ये तुम्हें याद करना है। कितने वर्कर्स हैं हमारी कंट्री में? 471 मिलियन। अब ये 471 मिलियन लोगों में से अर्बन एरिया में कितनी जनता लगी हुई है? 25%। और रूरल में कितनी है? 75%। कितने मेल्स काम कर रहे हैं? 77%। और कितनी फीमेल्स काम कर रही हैं? 23%। बेटा डेटा तुमको दे देंगे मैक्सिमम टाइम, ये वाला डेटा जरूर तुम याद कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टेबल्स में अब तुम्हें एनालिसिस करना है। व्हाई द डेटा इज लाइक दिस। ओके, तो फीमेल वर्कफोर्स अर्बन एरिया में कितनी है? केवल 20%। और रूरल एरिया में कितनी है? 25%। नाउ व्हाई इज इट सो? बताओ, मेल ज्यादा काम कर रहे हैं या फीमेल्स? मेल ज्यादा काम कर रहे हैं। व्हाई? व्हाई नॉट फीमेल्स वर्किंग? फीमेल्स कम क्यों है यार इन कंपैरिजन टू मेल्स? व्हाई 23% ओनली?
lack of skills, lack of education, and lack of opportunity to work. Okay. Most of the time, female का working is decided by the family rather than her own decision. Am I clear? Another important thing. बताओ क्यों रूरल एरिया में लोग ज्यादा है और अर्बन में कम? वर्कर्स रूरल में क्यों ज्यादा है और अर्बन में कम है? क्या बेटा, रूरल एरिया में मेजर ऑक्यूपेशन ही क्या है? एग्रीकल्चर। अधिकतर जनता एग्रो में लगी हुई है और उसमें भी कम वेज रेट पे भी वो लोग जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अर्बन एरिया में दे हैव गॉट बेटर स्किल, बेटर एजुकेशन, तो दे डोंट एक्सेप्ट जॉब एट लेसर वेजेस। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज भी हैं कम। ओके। देन एक और एडवर्स रेशियो देखते हैं। रूरल फीमेल्स ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन वर्किंग फीमेल्स। ऐसा क्यों? रूरल वर्किंग फीमेल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन वर्किंग फीमेल्स। रूरल एरिया में ज्यादा फीमेल्स क्यों काम कर रही है? क्योंकि वो मेनली कहाँ काम करती है? उनके फैमिली फार्म्स पर। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पे उनको काम करना पड़ता है क्योंकि उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती नेसेसिटीज विदाउट देयर वर्किंग। एम आई क्लियर? तो दे हैव टू वर्क। अर्बन एरिया में ये बाउंडेशन नहीं है क्योंकि अर्बन एरिया में बेटर पे है इन टर्म्स ऑफ मनी। एम आई क्लियर? तो मेल काउंटर पार्ट काम करेगा, उसमें ही काम चल जाता है। ठीक है। अब इसका तुमको वो दे के रखा है मेजोरिटी वर्कफोर्स रूरल एरिया में, क्योंकि वो क्या कर रही है? एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्टिविटी एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन। बेटा बोला जाता है लेस देन 20% जीडीपी कंट्रीब्यूशन आ रहा है फ्रॉम रूरल एरियाज। इमेजिन जिस एरिया में 75% जनता लगी हुई है, उस एरिया से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 20%। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ डिस्पैरिटी। वो लोग जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसके अगेंस्ट उनका इनकम नहीं आ रहा है। इट shows low productivity in that area. Low female participation due to lack of education and freedom to work, and lower participation in urban areas क्योंकि greater poverty is there in rural areas. ये सारे कंक्लूजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टेबल। अगला टेबल तुम देख रहे हो, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल अर्बन एरियाज। देखो यार टेबल में देखो, रूरल एरिया में मेल्स और अर्बन एरिया में मेल्स दोनों ही केसेस में ज्यादा है और फीमेल्स दोनों ही केस में है कम। क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम? बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रेशो है। ठीक है। फीमेल्स आर डिपेंडेंट मेनली ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट। ओके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हाई पार्टिसिपेशन है पर प्रोडक्टिविटी कैसी है इनकी? कम। रूरल एरिया में ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन उनका इनकम में कंट्रीब्यूशन आ रहा है बहुत कम। एंड लास्ट थिंग इज हाई रेट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में कंपैरेटिवली ज्यादा फीमेल्स हैं 17.5 और अर्बन में है केवल 14.2। इससे क्या पता लगता है? अगेन द सेम थिंग। अर्बन एरिया में मजबूरी नहीं है काम करना, लेकिन रूरल एरिया में मजबूरी है काम करने की फीमेल्स की। ठीक है। मतलब बेटा है ना, अब सारे चार्ट्स में रिपीटेड पॉइंट्स आते जाएंगे जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स बाय रीजन एंड जेंडर। रीजन और जेंडर के बेसिस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो तीन तरह के वर्कर्स होते हैं, तुमको पता है अब, कैजुअल, रेगुलर और सेल्फ एम्प्लॉयड। कैजुअल कितने परसेंट है? अर्बन में केवल है 15% और रूरल में है कितने? 25। अरे राइट। किसमें ज्यादा है? सॉरी 29%, सॉरी 15 एंड 29। तो रूरल में कितना है? 15। कम है। और अर्बन में है ज्यादा। सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। अर्बन में 15 है और रूरल में है 29। वाई? रीजन बताओ। बेटा मेनली रूरल एरियाज में कैजुअल वर्कर्स ज्यादा हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में जनरली आप जिन वर्कर्स को अपॉइंट करते हो वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं और उनकी अर्निंग्स ले रहे हैं। वहां पे कोई परमानेंट नेचर का जॉब नहीं होता है। अर्बन एरियाज में वही रेगुलर वर्कफोर्स ज्यादा है। वाई? क्योंकि वहां पे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं।
बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्किल्ड जॉब्स अवेलेबल हैं, अनलाइक इन रूरल एरियाज। एम आई क्लियर? एंड लास्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कहाँ ज्यादा है? क्यों? क्योंकि मेजोरिटी लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। एम आई क्लियर? नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मेल एंड फीमेल। कैजुअल वर्कर्स किस में ज्यादा है? मेल में या फीमेल में? वाई इन फीमेल? क्योंकि फीमेल लैक स्किल एंड एजुकेशन, स्किल्स एंड एजुकेशन, एंड दैट इज वाई हमको स्किल जॉब मिलने में दिक्कत होती है। बेटा एक और रीजन है इसका, फीमेल्स को जनरली रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में दे लैक मोबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। आज शायद फादर्स कैन मूव इजीली, लेकिन मदर्स आर बाउंड बाय यू। ओके, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल टू मूव and leave the family behind. Okay. It is easier for a male counterpart, but not for female. तो lack of mobility is one of the reason कि वो लोग शायद हाई लेवल के जॉब्स पिकअप नहीं कर पाती हैं। अगेन द सेम रीजन कि फीमेल का जॉब करना इज मोर अ फैमिली डिसीजन, सोशल डिसीजन, रादर देन हर ओन डिसीजन। एंड लास्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग किसमें ज्यादा है? सेम है। और रेगुलर में किसमें ज्यादा है? मेल्स या फीमेल्स? मेल्स क्यों ज्यादा है? Because males have greater skills, greater education than females. Okay, because majority time female child is not getting education in our country, unfortunately. Okay, coming on to next, that is occupational structure. Occupational structure यानी distribution of population across three different sectors of the economy. कौन से हैं वो तीन अलग अलग sectors? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है। सबसे पहले देखो यार, एग्रीकल्चर, माइनिंग और क्वेरिंग, ये फर्स्ट एंड सेकंड, टोटल 8 ऑक्यूपेशंस देके रखे हैं तुम्हारी बुक्स में, जिसमें एग्रीकल्चर और माइनिंग एंड क्वेरिंग प्राइमरी का पार्ट होता है। प्राइमरी में कितने प्रतिशत जनता लगी हुई है? इट्स 44.6। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली हाँ 45%। देन उसके बाद देखो, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। सेकेंडरी सेक्टर में ये आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। इसमें कितनी जनता है? 24% अप्रोक्सीमेटली, 24-25% जनता है। देन ट्रेड, सर्विस, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ये किस में आते हैं? ट्रेड, देखो मैन्युफैक्चरिंग चौथा था, कंस्ट्रक्शन पांचवा था, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर ये सिक्स था, देन सेवेंथ है ट्रेड, एट सर्विस, नहीं आई मिस समथिंग, सॉरी 3, 4, 5 है ये, कंस्ट्रक्शन 4 है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर 5 है, ट्रेड 6 है, सर्विस 7 है, एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज 8 है। ये तीन टर्शरी सेक्टर का हिस्सा बने हैं। और टर्शरी सेक्टर में कितनी परसेंट जनता है? 31%। ओके, इससे हमको क्या पता लग रहा है बेटा, किस पे अभी भी ज्यादा डिपेंडेंस है? हमारी कंट्री अभी भी मैक्सिमम टाइम एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है फॉर देयर लाइवलीहुड। और उसके अलावा एक और चीज देखने को मिल रही है, क्या? पीपल हैव they want to shift to secondary and tertiary sector. They have started shifting to secondary and tertiary sector, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सेकेंडरी सेक्टर इतना डेवलप नहीं है। हमारी कंट्री में हम सर्विस में ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं रादर देन इंडस्ट्रीज। ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, दैट इंडिकेट्स बैकवर्डनेस ऑफ आवर सेकेंडरी सेक्टर। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है रूरल अर्बन मेल फीमेल का। तो प्राइमरी सेक्टर में मेल और फीमेल दोनों, फीमेल ज्यादा है। वाई? वाई फीमेल्स आर मोर? मेजोरिटी फीमेल्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, दे आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, फैमिली फार्म्स पे काम कर रही हैं। देन कमिंग ऑन टू सेकेंडरी, सेकेंडरी में मेल ज्यादा या फीमेल? और टर्शरी में फिर से मेल ज्यादा है।
You know the reason already. ठीक है, skills, greater skills. Then and of course freedom to work. फिर उसके बाद रूरल अर्बन में कंपैरिजन करें तो प्राइमरी में ऑफ कोर्स रूरल एरिया में ज्यादा लोग हैं और अर्बन में है कम, और सेकेंडरी और टर्शरी में अर्बन में ज्यादा लोग हैं और रूरल में है कम। ऐसा क्यों? रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर के बियॉन्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। जॉबलेस ग्रोथ, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे हमारा जीडीपी तो 6 से 8% के रेट पे ग्रो कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट केवल 1.5% के रेट से ही ग्रो कर रहा है। ऐसे ग्रोथ को क्या बोला जाता है? जॉबलेस ग्रोथ। व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? आपकी इकोनॉमी में जॉब क्रिएट ही नहीं हो पा रही है यार, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जॉब का या एम्प्लॉयमेंट का रेट नहीं बढ़ रहा है। ऐसा कब हो सकता है? करेक्ट, जब आपका ग्रोथ मेनली हो रहा है ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, when our jobs are growing mainly due to capital intensive techniques। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे तुमको वही देके रखा है, सिचुएशन वेयर जीडीपी rises due to improvement in technology without any perceptible growth in employment in the economy। जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा चल रहा है 3.5% से 8% पे आ चुके हैं हम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट और कम हो गया, 1.5% से कितना रह गया? 1% ही रह गया। ओके, ये बताता है कि जो एमएनसीज आ रही है हमारी कंट्री में वो मेनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ चाहती है, लेबर से नहीं। एम आई क्लियर? उनको मतलब नहीं है यार इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है। इनफैक्ट आज हम ही प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज स्टैब्लिश करें तो वी आर जस्ट कंसर्न विद कॉस्ट। वी आर लीस्ट कंसर्न विद कि लेबर इंटेंसिव से करना है, कैपिटल इंटेंसिव से करना है, जिससे हमको फायदा होगा उस टेक्निक से काम किया जाएगा। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। व्हाट इज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन में, टोटल वर्कफोर्स में परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स बढ़ते ही जा रहे हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, कैजुअलाइजेशन हमारी कंट्री में क्यों बढ़ रहा है? इसके ढेर सारे कारण है। सबसे पहला क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स है रूरल एरियाज में, एग्रो में लगे हुए हैं लोग। सेकेंड रीजन क्या है? लैक ऑफ नॉन फार्म जॉब्स। ठीक है, आपको फार्मिंग के अलावा जॉब्स ही नहीं है, स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। ठीक है, थर्ड, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री स्टिल कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रही है? जहाँ पे एक ही फार्म पे ढेर सारे लोग लगे हैं, एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी कोई फर्क आउटपुट पे नहीं पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई इट रिजल्ट्स इनटू कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट, कैजुअलाइजेशन आई मीन। अनस्किल्ड वर्कर्स गेट जॉब्स ओनली इन डेली वेजेस वाली चीज। ठीक है, उनको रेगुलर वर्कर्स के तौर पे जॉब मिलती भी नहीं है। तो हमारी कंट्री में क्योंकि काफी बड़ी वर्क फोर्स अनस्किल्ड है, एंड दैट इज व्हाई दे विल वर्क ओनली एज डेली वेजर्स। दीज आर द रीजंस फॉर कैजुअलाइजेशन, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नाउ डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कफोर्स। अगर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी भी एंटरप्राइज या एस्टेब्लिशमेंट में तो वो फॉर्मल वर्कर्स कहलाएंगे और वो एंटरप्राइज कहलाएगी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम लोग काम कर रहे हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम जनता यानी 94% पॉपुलेशन किस में लगी हुई है? इनफॉर्मल सेक्टर में rather देन फॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, ओनली 6% ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर इन फॉर्मल सेक्टर एंड 94% इज इन इनफॉर्मल। किसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है? फॉर्मल वाले को। ठीक है, किसका सैलरी ज्यादा होता है? फॉर्मल। किसको ट्रेड यूनियन बनाने का हक है? फॉर्मल। किसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है? फॉर्मल। मतलब केवल 6% जनता को ये सब मिल रहा है, 94% तो ऐसे ही है। ओके, अब इसके अलावा एक टेबल देखो तुमको बना के दी हुई है, मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, कैन यू सी? फॉर्मल में 24 मिलियन मेल्स है, मिल गया उसी पेज पे नीचे बनी हुई है। 80% जनता मेल्स की है और 20% जनता फीमेल्स की है। और इनफॉर्मल में अगर तुम देखोगे तो 70% जनता मेल्स की है और
30% जनता फीमेल्स की है। बताएं ऐसा क्यों? एक तो ये क्लियर है कि ओवरऑल वर्कफोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन मेल्स का ही आ रहा है। ओके, फीमेल्स का कम आ रहा है। और उसके अलावा भी रेगुलर जॉब्स वो लोग टेकअप कर सकते हैं रादर देन फीमेल्स। एंड दैट इज व्हाई इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा फीमेल्स है इन कंपैरिजन टू फॉर्मल सेक्टर। एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि जैसे जैसे कंट्री में प्राइवेटाइजेशन बढ़ते जाता है, इनफॉर्मलाइजेशन कम नहीं होता, बढ़ते जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, तुम्हारे मेरे जैसे लोग, विल प्रेफर कि हम अपनी कॉस्ट कम करें। और कॉस्ट कम करने के चक्कर में वी डू नॉट वांट टू गिव सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स एक्सेट्रा, ऑल द बेनिफिट्स टू दी वर्कर्स। तो जब भी किसी भी इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन आया है, इट हैज रिजल्टेड इनटू व्हाट? इट हैज रिजल्टेड इनटू इंक्रीज्ड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहला है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहां जरूरत से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है। अगर एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मेनली एग्रीकल्चर में देखा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये और किसी चीज में नहीं देखा जाता। फैमिली का बिजनेस है या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, वहां पे भी तुम्हें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दिखेगा। एक्स्ट्रा लोगों को हटाने के बावजूद भी अगर आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी फार्म पे 10 लोग काम कर रहे हैं, 4 को हटा भी दिया, तो भी तुम्हारा आउटपुट उतना ही निकल रहा है जितना पहले निकल रहा था। मतलब 4 लोग डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड थे, तो वो 4 लोगों का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कितना होगा? इट विल बी जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मतलब वो कितना कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं टू द आउटपुट, दैट इज जीरो। Generally, joint family system and lack of job opportunities outside agriculture are the reason for disguised unemployment. दूसरा तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल क्या होता है? पार्ट ऑफ सीजन के लिए, पार्ट ऑफ द ईयर के लिए यू आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, जनरली अगेन सीन इन एग्रीकल्चर। कुछ सीजन के लिए आप एम्प्लॉयड हो, बाकी के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो। बेटा इसके अलावा थोड़े और अनएम्प्लॉयमेंट बताए थे, जैसे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? All those who are able and willing to work but they are not getting a suitable job at the existing wage rate, वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है, जो तुम नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हो। उसके अलावा अपन ने देखा था फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल मतलब एक टेम्परेरी नेचर का अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़े टाइम के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, या तो आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर आपका ट्रांसफर हो गया है 10-15 दिन के लिए, और नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? जब भी आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर पूरा पूरा बदल जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इकोनॉमी जिसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो एक इंडस्ट्री अपलिफ्ट होएगी और दूसरी डाउनफॉल पे चली जाएगी। ठीक है, तो जिस इंडस्ट्री में लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, उसके सारे लोग इधर उधर तीतर बीतर होंगे एंड देन दे फाइंड जॉब फॉर देमसेल्व्स। इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। अगर आपकी फैक्ट्री में मशीन अब रिप्लेस करने लग गई है लेबर को, तो दैट इज टेक्नोलॉजी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। क्या होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप आपकी कैपेबिलिटी से कम लेवल पे जॉब एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, देन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट? तुम काम कर सकते हो 12 घंटे का, लेकिन तुम अभी काम कर रहे हो, तुमको काम मिल रहा है केवल 6 घंटे का, यू आर अंडर एम्प्लॉयड राइट नाउ। ओके, उसके अलावा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है क्या? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एम आई क्लियर? ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है? सबसे पहला क्या देके रखा है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। यार जितना धीरे ग्रो करोगे, उतना ही उतना ही इंडस्ट्रीज कम, एम्प्लॉयमेंट कम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? ग्रोथ रेट इंप्रूव कर लो। बेटा प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है सबके। ओके, ग्रोथ रेट इंप्रूव कर लोगे तो अपने आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, सेकंड, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतना स्पीड से ग्रो कर रही है, अनफॉर्चुनेटली उतना स्पीड से जॉब्स ग्रो ही नहीं कर रही है, तो दैट इज बाय सोल्यूशन क्या है? कंट्रोल करो क्या? पॉपुलेशन। लोगों को समझाओ, एजुकेट करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल
पॉपुलेशन। देन थर्ड, एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। अगर जो काम मैक्सिमम जनता कर रही है उसको राउंड द ईयर ऑक्यूपेशन बना दिया जाए तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दैट इज द सोल्यूशन। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज प्रॉब्लम। कैसे? करेक्ट, इट विल रिजल्ट इन टू डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। जरूरत से ज्यादा लोग सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कोई डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो न्यूक्लियर कर लेते हैं ना, दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ कोर्स। तो वी कैन गिव सोल्यूशन एज देयर शुड बी इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा आपके देश में उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज आएंगे और उतना ज्यादा लोगों को काम मिल पाएगा। नेक्स्ट इज डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री। बेटा कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो लेबर इंटेंसिव होती है, और अगर वो लेबर इंटेंसिव है तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की ताकत रखती है। ओके, जैसे ही इनका डाउनफॉल हुआ और लार्ज स्केल आ गया, काम मशीन से होने लग गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट करें। एसएसआई होना बहुत जरूरी है। देन लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर। आपका लेबर एक से दूसरी जगह अगर मूव करने को तैयार नहीं है, तुम बोल रहे हो कि नहीं हमको इस जगह से बाहर कहीं जाना ही नहीं है, बाहर तुम्हें जॉब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पर तुम मूव करने को तैयार नहीं हो, दिस इज द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सोल्यूशन क्या है? देयर शुड बी मोर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिससे कि लोग यहाँ पर भी या कहीं और भी स्किल्ड जॉब्स टेकअप कर पाए। ठीक है, वोकेशनल मतलब प्रैक्टिकल एजुकेशन rather than theoretical. Coming on to the last point, that is government and employment generation. बेटा गवर्नमेंट है ना, दो तरह से एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। क्या? गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जॉब वैकेंसी देती है, या अप्लाई करो और फिर तुम्हें अपॉइंट किया जाएगा। या गवर्नमेंट अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है ना तो इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अगर गवर्नमेंट सोचती है कि हाँ हमको ज्यादा रोड्स बनानी है, ज्यादा इंफ्रा बिल्ड करना है, तो कहीं ना कहीं सीमेंट वाली इंडस्ट्रीज, सैंड वाली इंडस्ट्रीज, जितने भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज है उनका भी बेनिफिट होएगा। उनको इनपुट चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए तो इनपुट इन लोगों से मिलेगा, और अगर उनको बेनिफिट पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती ही है, लेकिन बहुत सारे पैप्स के थ्रू भी करती है। व्हाट आर पैप्स? पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स। अब ये बहुत गंदे हैं और ये रटने वाली चीज है जो तुम्हें रटनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला कौन सा देके रखा है? प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना आई थी 1993 में। कौन से एरिया में? अर्बन एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट लोन दे रही थी, कितने का? 1 लाख रुपए का इनिशियली स्टैब्लिशमेंट के लिए, और बाद में कितने का? 2 लाख रुपए का। ठीक है, फिर अगला कौन सा आ जाता है? स्वर्ण जयंती नहीं, शहरी रोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आई? 1997 में। 97 में कौन से एरिया में आई है? नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, शहरी रोजगार योजना है। ठीक है, ये किस लिए थी? फॉर वेज एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन सी है? रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब आया? 95। कौन से एरियाज में आया? स्मॉल टाउन्स में आया। किस लिए? क्या कर रहा था ये भी दे रहा था उधार, कितना? अप टू 25 लाख सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उधार दे रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आई? प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये कब आया? 2008 में। इसमें कितना दे रहे थे रुपीस? अगेन 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग को और 10 लाख कैसे? सर्विस सेक्टर को। बेटा ये डेटा रटना पड़ेगा। ओके, देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? 1999। कहाँ आई? विलेजेस। ग्राम लिखा है यानी विलेजेस है। और क्या कर रही थी है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज वर सेट इन रूरल एरियाज। अब उसके बाद आ जाते हैं अगले वाले पे, मनरेगा। ये तो तुमको पता है, वेरी फेमस वन।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया? 2005 में। कौन से एरिया में? रूरल एरिया में। और ये कितने दिन का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट दे रहा है? 100 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आ गया? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने दे रही थी ये भी? अप टू रुपीज 90? नहीं 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 नहीं, इसमें अमाउंट नहीं दिया हुआ है। 90 लाख पीपल देके रखा है। ओके, 90 लाख लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया। इट वॉज ऑल्सो नोन एज आजीविका एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये बेटा पर्यायवाची याद रखना। ओके, देन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब आई? 2000 में। नाम से क्लियर हो रहा है क्या है ये? ऑल वेदर रोड्स बिल्ड करनी है। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सी है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। ये तो रिसेंट वाली है, कब आई है बेटा उसमें? 2020 होना चाहिए ये। ठीक है, वो थ्री गलती से आ गया। 2020 में आई। क्या कर रही थी गवर्नमेंट इसमें? आत्मनिर्भर, मतलब दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंसी आपको करनी है कम। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था, और ये कोविड के ड्यूरेशन में आई थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। कब आई है? 2016 में। रोजगार प्रोत्साहन योजना में, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। इसमें है ना, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना प्रोविडेंट फंड में, वो 12% का कंट्रीब्यूशन 3 साल तक कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर पे बर्डन नहीं आएगा। तो दे वांटेड टू एनकरेज एम्प्लॉयमेंट इन द नेशन, दैट इज व्हाई दे वर बेयरिंग 3 साल का खर्चा वो लोग खुद बेयर कर रहे थे। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं, कौन सी आ गई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। ठीक है, ये आया कब? 2020 में। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी? 125 डेज, 125 दिन का प्रोग्राम था टू गिव व्हाट? इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। बेटा जो वर्कर्स माइग्रेट कर चुके थे ना, ये आई थिंक उसके लिए आई थी। जो लोग अपने एरियाज में रिटर्न कर गए थे कोविड के टाइम, ठीक है, उनको इमीडिएटली बुलाने के लिए 125 दिन का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट गारंटी किया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे ड्यूरिंग कोविड। ठीक है, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अर्बन एरिया में आया था। ये भी वही है यार, दीनदयाल अंत्योदय योजना बोलते हैं इसको भी। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आया था इन अर्बन एरियाज। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये तो तुमको पता है, कब आई? 2015 में। इसमें क्या दे रहे थे? लोन दे रहे थे, है ना? और कितना रुपए? 10 लाख का लोन दिया जा रहा था फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। एंड लास्टली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसे तुम पॉपुलरली स्किल डेवलपमेंट बोलते हो। इसमें क्या कर रहे थे ये लोग? स्किल डेवलप कर रहे थे इन पीपल, यूथ। लोगों को ट्रेनिंग और स्किल दिया जा रहा था। और बेटा इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अर्बन, सॉरी, ये किसके अंडर था? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, इसमें है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसएचजी को लेकर। एसएचजी आई थिंक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ने इनिशिएट किया था। सेल्फ हेल्प ग्रुप याद है ना? लेट मी जस्ट, एनआरएलएम प्रोग्राम बोला जाता है।
एसएचजी का एक क्वेश्चन आया था यार, लिखवाया है क्या मैंने? नोट्स में लिखा है? क्या लिखा है यार एग्जैक्टली? आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज तुम लोग के स्कूल में आया था। तुम लोगों ने नहीं लिखा हुआ है? Poverty alleviation programs that organize work. आई थिंक एनआरएलएम है फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है? Which mission supports SHG? तो that was NRLM, National Rural Livelihood Mission, ठीक है? I just confirm and let you know.